अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल लाइसियम। मेरा नाम उसामा रियाज है और आज आप लोगों के लिए एक सेशन हमने रखा है कि आप लोग पीपीएससी की जो लेक्चरर जोलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी की जो तैयारी है वो किस तरह कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम मिस नूरीन असगर है। तो मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूं कि कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है पीपीएससी लेक्चरर जोलॉजी के लिए और लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। तो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है जी? जिसके पास सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री हो बायोलॉजी के अंदर, या उसके पास, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि पढ़ने में मजीद आसानी हो। तो ये डिग्रीज हैं जी, ये मेंशन है। सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजी या फिर बॉटनी जोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, और या फिर आपके पास 16 साल एजुकेशन हो, या बीएस हो माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स में, या मेरीन बायोलॉजी में, या फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज में, और ये जेनेटिक्स फिशरी के साथ ही है, या आपने एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज में की हो, या एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में की हो। ये डिग्रीज के नाम है। एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज, एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज, ये डिग्रीज के नाम है। या आपने एमएससी बॉटनी की हो, या आपने बीएस बॉटनी की हो, या आपने एमएससी जोलॉजी की हो, या आपने बीएस जोलॉजी किया हो, या आपने बीएससी ऑनर्स बीएस या बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की हो, या आपने बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की हो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री की हो, बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंस हो आपकी, ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो, बीएससी इन बायोसाइंसेज, एमएससी इन बायोसाइंसेज, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएस ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, बीएस इन अप्लाइड बायोसाइंसेज, या बीएस ऑनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डिग्रीज अगर आपने की हैं तो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये डिग्रीज आपने नहीं की तो आप लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जी, लेक्चरर जोलॉजी के लिए कौन एलिजिबल है? जिसके पास एमएससी हो, या 16 साल एजुकेशन हो, या बीएससी ऑनर्स या बीएस हो जोलॉजी के अंदर, एंटोमोलॉजी के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में, या एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में हो। तो ये लोग जोलॉजी के लिए और बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम बकायदा स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम मिस नूरीन असगर है। वेलकम मिस नूरीन, एंड थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। तो नूरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी सबको पता चल सके। तो नूरीन ने गूगल लाइसियम का बैच फर्स्ट जो था, जो 17 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था, आज से 2 साल पहले नूरीन असगर ने गूगल लाइसियम को ज्वाइन किया था। तो नूरीन मेरे पहले स्टूडेंट्स में से एक है। जी नूरीन, आपको मैंने को होस्ट बना दिया। आप अपना माइक जब मर्जी ऑन कर सकती हैं। Alright, sir. Thank you so much for inviting me. First of all, and I'm Nareen Askar from Faisalabad. और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, आई हैव रिसेंटली completed MPhil zoology from Agriculture University, Faisalabad. And Alhamdulillah, I'm selected as lecturer zoology 2022. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइक एमफिल मेरा एग्री से है, जो कि भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। और इससे पहले मेरा बीएस जो है वो जीसी वुमेन से था, और 2020 में मेरी कंटिन्यूस एजुकेशन है ओवरऑल। और उससे पहले एफएससी भी फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, एंड देन मैट्रिक फ्रॉम आल्सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक गवर्नमेंट क्रिस्टियन मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल। सो बेसिकली मैं फैसलाबाद सिटी से ही हूँ। एंड अगर बात करें पीपीएससी के से रेलिवेंट, तो उसका एक्सपीरियंस मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट था, बट टेस्ट जो है वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। लाइक लास्ट वाला भी क्लियर था, बट जस्ट फॉर 1 मार्क्स से जो है वो मेरा इंटरव्यू लिस्ट में नेम नहीं आया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह
This one is my first experience of interview, and not only zoology, I'm also selected for lecture biology interview, and अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी दिया है और उसका एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। सो पीपीएससी को किस तरीके से टैकल करना है वो तो काफी हद तक मुझे आइडिया हो गया, लेकिन अगर बात करें सर सामा की, तो सर के साथ नो डाउट में जब सर का फर्स्ट बैच था, वो भी मेरी बीएस की ही एक फ्रेंड थी, उसने कहा था कि लाइक ज्वाइन कर लो, और एट अ टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक जॉब्स कैसे लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पीपीएससी से रेलिवेंट इतना नहीं पता था, और सर का क्योंकि फर्स्ट बैच था और वो स्टार्टिंग थी, तो ये भी था सबके माइंड में कि लाइक कैसा होगा। और लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे यही कहा था कि आप ज्वाइन करें एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जब सर का बैच ज्वाइन किया तो ऑलमोस्ट 2 and 3 मंथ का था, बट क्योंकि स्टार्ट था तो सर ने फी के हिसाब से तो ओवरऑल बहुत अच्छा जो वो कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें सर ने प्रॉपर सब जो है वर्ड मैप करवाया, जीके करवाया, जीएस से मैथ, मतलब बेसिक्स, और आई स्टिल हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पीडीएफ्स, एंड लकीली मेरे पास वो जीके की एक बेस बन गई थी। लेकिन क्योंकि मेरी डिग्री, मैंने साथ बीएड भी कंप्लीट किया है एग्री से ना, कंटिन्यूस वीकेंड क्लासेस पे, तो मेरी 2 डिग्रीज थी, साथ एमफिल भी एज वेल एज बीएड भी। तो जो मैंने लास्ट ईयर दिया था पीपीएससी, उसमें मेरा यही एक्सपीरियंस था कि लाइक मैंने इतना उसको जो है ना सीरियसली कंडक्ट नहीं किया था, लाइक जस्ट वीक्स में मेरी तैयारी थी। और कुछ ये भी जिस तरह लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है कि ये मिथ भी है कि पीपीएससी क्लियर होता है या नहीं होता, या ये लक है, तो वो चीजें भी थी कुछ माइंड में। कुछ ये भी था कि 2 डिग्रीज में ऑलरेडी मेरा टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। तो लेकिन और मुझे इतना बुक्स का नहीं पता था, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन जब मैंने सर का बैच ज्वाइन किया था, तो तब सर ने ही यहाँ पे जो है वो बायोबैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसका लिंक सेंड किया था, और वो भी सर के आई थिंक मे भी किसी स्टूडेंट ने ही बताया था। तो वो जो है, अब मैंने बेसिकली जोलॉजी की एज वेल एज बायोलॉजी प्रिपरेशन जो है मेरी, वो उस ग्रुप की जरूर बहुत बड़ी एफर्ट है। इसके साथ साथ क्योंकि वो जाहिर सर से मैंने जीके की क्लासेस ली थी, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा था वो मेरा उधर से था। अगर बात करें लाइक बीएस के बैकग्राउंड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। बट जैसा होता है कि लाइक सेमेस्टर सिस्टम में हम यूज टू हो जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं चीजें, तो वो चीजें तो मेरे साथ भी थी कि लाइक जब मैंने एग्री का टेस्ट किया था, नो डाउट मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ गया था, लेकिन तब मुझे इस चीज का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि लाइक मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। तो बेशक डिग्री में एक गोल्ड मेडल था, लेकिन हमारी उस लेवल की तैयारी नहीं थी कि हम जो पीपीएससी को फेस कर पाए। लाइक क्योंकि पीपीएससी और जो जिस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है वो टैकल करना पड़ता है। अगर हम ये लेक्चरर की बात करें, तो इसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो पेपर आता है। कुछ हमारी जनरल बुक्स में से आता है, कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं, इसके अलावा कुछ साइट से भी डाटा आता है, लाइक ये भी है कि कुछ इंडियन साइट्स हो गई या इस तरह डिफरेंट। तो बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करना और टेस्ट में एक अच्छे मार्जिन पे जो है वो स्कोर अटेन करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन इज क्वाइट डिफरेंट, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको वो जो पीपीएससी के चेयरमैन होते हैं और जो आपके एक्सटर्नल होते हैं, वो आपको डिफरेंटली डील कर रहे होते हैं। वो आपसे मतलब बेसिकली आपका नॉलेज नहीं देखते, या ये नहीं देखते कि आप डेफिनेशन किस तरह की सुना रहे हैं, या बेसिकली जो रट्टा बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा उधर जो है मार खाते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपसे जो टू द पॉइंट नहीं सुनेंगे कि लाइक आप 2 से स्टार्ट करें और बी पे जाके एंड करें, ऐसी कोई डेफिनेशन वो सुनते हैं। वो आपके क्वेश्चन के अंदर से आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू तो लाइक क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, जस्ट बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो, उन्होंने इंट्रोड्यूस फर्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन के यही था कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और वो इतनी प्रेशराइज आवाज होती है, और कुछ इंटरव्यू का माहौल भी ऐसा डेवलप हो जाता है कि लाइक अच्छा खासा बर्डन, और इंसान पहले नर्वसनेस में होता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी बेसिकली नर्व्स का टेस्ट है, कि हमने उस पॉइंट पे रहते हुए किस तरीके से खुद को जो है प्रेजेंट करना है। इट much more important than your previous degrees as well as your marks that you have attained in test, not only for BPSC lectureship but also सर भी मेरे साथ इस चीज पे एग्री करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं, अगर डिफरेंट देखें FIA के या इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के, तो उसका भी इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपको वो डिफरेंटली डील करते हैं। आपके नॉलेज के साथ साथ आपको वो पजल भी करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं।
और इसके साथ वो आपका करंट नॉलेज भी देखते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन। तो बहुत सी चीजें मिलके जो है वो एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी जज होती है इंटरव्यू में। बट थैंक्स टू माई सर, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, नॉट ओनली फॉर माई सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स बट आल्सो जब मेरा इंटरव्यू लिस्ट में नाम आया था तो आई स्टिल रिमेम्बर मैंने सर को टेक्स्ट किया था और सर से पूछा था कि लाइक सर इंटरव्यू से रिलेटेड मुझे क्या करना चाहिए। तो नो डाउट सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। सर ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, लाइक दूसरा रशिया यूक्रेन वार। सर ने कहा आपने ये पढ़नी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी देख लें, पाकिस्तान के करंट जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो देख लें, डैम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये कि मुझे आइडिया हो गया था कि लाइक जीके बहुत वास्ट है, उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। और एट अ टाइम जब इंटरव्यू की डेट आती है तो वो काफी शॉर्ट पीरियड होता है, आपको अपना सब्जेक्ट भी देखना होता है और इसके साथ साथ आपको जो है ओवरऑल भी देखना होता है कि आपने किस तरीके से जो है वो वहाँ परफॉर्म करना है। तो इस सब के हिसाब से जो सर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। सर ने जो है वो मुझे फिर प्रॉपर गाइड भी किया। नो डाउट सर बहुत बिजी होते हैं, सर का स्केड्यूल भी काफी ज्यादा टफ है, बेशक रिप्लाई लेट था लेकिन जो है फिर भी काफी हद तक वो मेरे लिए जो है ना वो बेनिफिशियल रहा। और मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने किन करंट जो टॉपिक्स हैं उनको टैकल करना है, एंड आई डू द सेम। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस कोर्स। अच्छा, हम इस सेशन को ना स्टार्ट करते हैं रिटर्न की तैयारी से। सबसे ऑलराइट। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि लेक्चरर जोलॉजी की तैयारी के लिए आपने किन किन सोर्सेज से पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, और पर डे कितना पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो जो हमारी बेसिक्स बुक्स होती हैं लाइक एफएससी एज वेल एज मिलर एंड हार्ले, ये जोलॉजी के टेस्ट के लिए बेसिक हैं। लाइक जो स्टूडेंट्स की इसमें स्पेशलाइजेशन है उन्हें अच्छे से पता होगा, ये हमारी बेसिक बुक्स हैं। तो तब मैंने इनको कवर अप किया था, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टाइम था और मैंने बस उसको जल्दी से पढ़ा था, इतना अच्छे से जो इसे कहते हैं ना कीनली स्टडी वो नहीं की थी। तो लेकिन ये था कि उस एक्सपीरियंस से मुझे लेकिन पास पेपर्स मैंने स्टिल हमेशा जो है कंसिडर किए हैं। पास पेपर का भी अब थोड़ा सा जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। लाइक अगर हम देखें 2000 से ऑलमोस्ट 2015 तक के पास पेपर्स, तो हमारा मैक्सिमम जो पेपर था वो हमारी एफएससी से डिजाइन होता था। लेकिन अगर अब हम रिसेंटली देखें तो क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज्यादा, तो अब जो हमारा पेपर है वो डिफरेंट साइट से एज वेल एज जो हमारी डिफरेंट बीएससी लेवल की बुक्स हैं जो हायर एजुकेशन में कंसिडर की जाती हैं, उससे हमारा जो है वो टेस्ट ओवरऑल प्लान किया जाता है। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एफएससी को स्ट्रॉन्ग किया था, लाइक काफी टाइम पहले की हुई थी और मैंने ऐसा कोई ट्यूशंस नहीं दी कभी, और ना मेरा कोई ऐसा टीचिंग एफएससी एक्सपीरियंस में, था। एफएससी की बायोलॉजी की किताब। जी सर, एफएससी की जो पंजाब की बायोलॉजी की बुक है वो, और उसके साथ साथ फेडरल की, ये मुझे एक मेरे टीचर ने बताया था जब मैंने जोलॉजी का टेस्ट दे दिया था, लेकिन उसके तब मैंने नहीं की थी। लेकिन उसके बाद मुझे एक टीचर ने कहा कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि लाइक बहुत से ऐसे एमसीक्यूज हो जाते हैं 5 to 6 जिसमें हमारी फिगर्स आती हैं, फिगरेटिव जो वर्ड्स होते हैं। लाइक हमारे बायो के टेस्ट में भी कुछ आया था कि एल्वोलाई का नंबर क्या है, इसके अलावा और भी जो एयर सेट्स कितने हैं हमारे लंग्स में ना, तो ये जो एग्जैक्ट फिगर्स थी ये क्योंकि मैंने बुक्स कंप्लीट पढ़ी थी मुझे पता था उनमें नहीं है। तो तब मुझे सर ने कहा कि आपने जो वो फेडरल की बायो भी कंसिडर करनी है। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे इस चीज का अच्छे से आइडिया हो गया था कि एग्जैक्ट फिगर्स लाइक 700 एल्वुलाई का एग्जैक्ट नंबर आपको सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट स्टार्ट पे फर्स्ट पेज पे। तो वो एग्जैक्ट एमसीक्यूज उधर था। तो मुझे इस चीज का आइडिया हो गया था कि लाइक अगर हमारी पंजाब की देखें जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उसमें से अगर 10 एमसीक्यूज आते हैं तो 5 to 7 एमसीक्यूज हमारी जो फेडरल की बुक्स हैं उससे भी आते हैं, क्योंकि जो फेडरल की बुक्स है ना उसमें ओवरऑल हमारा डाटा काफी एक्सटेंडेड है, काफी ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो है डाटा काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है। जो अगर किसी भी टॉपिक को जो हमने बहुत अच्छे से जो है उसको कंप्लीट किया हुआ है, नॉट ओनली फॉर डायग्राम्स बट आल्सो फॉर डिटेल्ड एंड comprehensive notes can easily make. So this one is best book for their PPSC and any other test. सो अगर हम बात करें एफएससी लेवल की तो सबसे पहले तो किसी भी स्टूडेंट को जो है वो पंजाब की बुक्स, क्योंकि वो हमारी बेस है, उसको कवर अप करें जैसे मैंने किया था। फिर उसके बाद मैंने ये जो फेडरल की बुक्स हैं ये मैंने बायोलॉजी का जो टेस्ट था नेक्स्ट उसकी तैयारी में जरूर रीड आउट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डैम श्योर कि मेरे उसमें 70+ मार्क्स होंगे।
और वो मुझे टेस्ट दे के ही मुझे आइडिया हो गया था और मैंने तब से उसकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि लाइक मैं इतने में तो आराम से स्टैंड कर लूँगी। तो वो ये था कि उसमें आपने सबसे पहले जो है अपनी पंजाब की बायोलॉजी की जो 2 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर उसको कवर अप करें। फिर उसके बाद आप फेडरल की बुक्स को साथ कंसीडर करें। फिर देन आपने जो अपनी हायर बुक्स जो हमारी बीएस लेवल की हैं, फिर आपने उस पे जाना है। अगर हम बात करें सिर्फ ज़ूलॉजी की, तो उसके लिए तो मिलर एंड हार्ले बेस है। वो बुक में क्योंकि हमारा ओवरऑल डाइवर्सिटी भी आ जाती है एनिमल की, तो उसके आप उसको कंप्लीट करें। अब पढ़ने का एक ये भी तरीका होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत थॉरोली स्टडी करते हैं और कुछ अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो या तो आप लोग अपनी बुक पे उसको अंडरलाइन कर लें, वो भी एक मेथड है, या फिर आप उसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या कुछ जो फिगर्स हैं उसको अलग से नोट्स पे जो बना लें, क्योंकि लाइक जब लास्ट स्टेज में आपने रिवाइज करना होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा टॉपिक कवर अप करें। और कुछ हम लोगों ने तैयारी भी करनी होती है एमसीक्यूज के लिए। तो एमसीक्यूज लेवल पे जो तैयारी है उसके लिए हमें कंसेप्ट होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन मोस्टली जो ये फिगर्स हैं इसको फिर अच्छे से मेमोराइज करना होता है। एंड देन जो अगर बात करें इसकी ज़ूलॉजी की, तो मिलर एंड हार्ले के अलावा और भी बुक्स हैं, जिस तरह इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी हिकमैन की बुक है। ये बुक भी ज़ूलॉजी के लिए है, फॉरेन ऑथर की है, अच्छी बुक है। इसमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा डिटेल से है। इसके अलावा कैम्बल बायोलॉजी को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये बुक्स ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, क्योंकि मैंने जब इस चीज को रीड आउट किया था इन बुक्स को, नो डाउट मैंने इनमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे या मुझे लगता था कि कुछ बन सकते हैं एमसीक्यूज, वो मैं अलग से नोट कर लेती थी। मतलब मेरे पास आई स्टिल हैव देयर नोट, वो जो वन लाइनर थे तो वो मेरे पास स्टिल मेरे पास वो कंपाइल फॉर्म में है। तो उसका ये फायदा हो गया था कि ये जो फॉरेन बुक्स होती हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग और लेंथी सिलेबस पे हो जाता है, तो उसको कवर अप दोबारा से करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो शॉर्ट से मैंने 4 to 5 पेजेस कि अगर एक बुक से वो मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करती थी तो वो मुझे पता था कि लाइक इस बुक के शॉर्ट फॉर्म मेरे पास है। इसके अलावा जो है एक बुक है वर्मा एंड अग्रवाल की, ये हमारी बायोलॉजी की जो है लेक्चर उसके लिए बेस्ट बुक है। अगर कैम्बल कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी वर्डिंग टफ है और उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा स्टेमिना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी है। तो जो वर्मा एंड अग्रवाल की बुक है ये मैंने पहले देखी थी सॉफ्ट फॉर्म में, और बाद में मैंने इसको फिर हार्ड में भी परचेज कर लिया था। लाइक हार्ड में पढ़ना ज़्यादा आसान है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये इंडियन ऑथर की बुक है और लाइक इंडियन साइड से भी कहते हैं डाटा आता है, तो इस चीज़ का थोड़ा कंसिडर करते हैं बीपीएससी वाले। तो ये बुक के अंदर जो है ना बेसिकली हमारी 5 फर्दर जो हमारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में जो आती हैं, लाइक एक इकोलॉजी, एक एवोल्यूशन, एक जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एज वेल एज मोलेकुलर बायोलॉजी। तो ये जो 5 हमारी सब फील्ड्स हैं ये इस एक बुक के अंदर कवर अप हो जाती हैं। और मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था फॉर बायोलॉजी के टेस्ट के लिए, और इसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि बायो का जो इस बार का टेस्ट है अगर हम उसे देखें तो उसमें हमारा मैक्सिमम डाटा इसी तरह का आया था, जिसमें हिस्ट्री थी, इसके अलावा जो प्लांट की हिस्ट्री थी और भी डिफरेंट चीज़ें थी ना। तो मतलब ये कि ओवरऑल हमने इस चीज़ को टैकल किया था। और क्योंकि बायो के टेस्ट के लिए आपको बॉटनी का पार्ट भी थोड़ा सा करना पड़ता है, तो बॉटनी वैसे बहुत बेसिक आती है, लेकिन मैंने वैसे उसकी जो है कुछ यूट्यूब लेक्चर्स लेके उसके नोट्स बना लिए थे कि लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स को कहती थी अब बॉटनी वालों को मैं आराम से टक्कर दे सकती हूँ। तो लाइक मेरे पास उसका भी जो है वो डाटा था, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता इसमें। अगर हम बात करें लेक्चर के केस में, तो उसमें सिर्फ अगर आपकी एफएससी है उसकी बेसिक्स हैं तो वो भी इनफ होती है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इतनी बुक्स मेरे हिसाब से काफ़ी हैं किसी भी जो है ना वो टेस्ट को देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ साइट से भी डाटा देखना पड़ता है। लाइक मैंने जो है वो mcqbiology.com, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी। अगर इसके अलावा बात करें कि इसके अलावा जो टॉपर की वेबसाइट है वो, उसमें जो है ना एक चीज बहुत अच्छी है कि लाइक अगर कुछ स्टूडेंट्स को एमसीक्यू समझ नहीं आते या उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, तो एक टॉपर, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट से भी सुनने में आता है कि टॉपर की साइट जो है ना इससे एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन इसके एमसीक्यूज इस तरह की फॉर्म में है नेट पे कि ना वो जस्ट वन लाइन आंसर और इस तरह, तो उसको ना रीड आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन टॉपर की अगर जो डिटेल्ड वेबसाइट है ना जिसमें उन्होंने सब फील्ड्स की फॉर्म में टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो बहुत अच्छी है। उसमें यह है कि डिफरेंट जो फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं उसका डाटा कंपाइल किया गया है,
तो ये ज़रूर था कि लाइक जब मैंने एक टेस्ट दे दिया था तो मैं, क्योंकि मेरा एमफिल कंटिन्यू था और मेरा थीसिस भी चल रहा था, तो उसके साथ मैं लैब में बैठ के, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उधर देना होता था, तो मैं उधर जो है मैंने ये टॉपर के जितने वो सब टॉपिक्स थे मैंने उधर कवर अप किए, क्योंकि उधर लैपटॉप होता था तो उससे मैं आराम से, क्योंकि बुक्स यहाँ से लेके जाना थोड़ा घर से फिर वो मुश्किल हो जाता है, फिर कुछ डिफरेंट चीज़ हो जाती है, तो मैंने जो है वो उस साइड से डाटा जो है वहाँ पे स्टडी करती थी। और उसका ये हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको जो चीज़ आती है उसको आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लें, लेकिन जो पॉइंट आपके लिए न्यू है या कुछ भी न्यू आपको लगता है वो आप उसको हमेशा नोट डाउन करें, क्योंकि दोबारा आप कभी भी उस साइट पे जाते हैं या उस बुक को दोबारा से ओपन करना में भी टफ होता है, लेकिन जो आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये भी आता है कि हम कभी भी किसी के नोट्स से ना कामयाब नहीं हो सकते। इस केस में ना हमारे सर हमेशा कहते थे कि जिंदगी अपने पाँव पे चलती है हमेशा, गैर के कंधों पे तो उठते हैं जनाजे। सो आई जस्ट प्रेफर कि एवरीवन शुड मेक देयर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, क्योंकि एक पर्सन को पता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और वो कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहा है और उसकी वीकनेस क्या है, तो वो इजीली जो है उस पॉइंट को कवर अप कर सकता है। अब बाकी अगर सर ने कहा कि मैं कितना टाइम देती थी स्टडी के लिए, सो अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं तो घर में मुझे सब बुक वर्म कहते हैं, क्योंकि लाइक बीएस लेवल से मेरा जो ओवरऑल एकेडमिक कैरियर हमेशा ए प्लस ग्रेड्स रहे हैं, तो वो ये था कि पढ़ने की आदत मेरी हमेशा से थी। आई एम नॉट यूजिंग टू मच सोशल मीडिया, सो ओवरऑल जो मुझे पढ़ने की आदत थी, इवन लेट नाइट पढ़ने की आदत थी, तो ये था कि लाइक मैंने एमफिल भी किया है, मैंने बीएड भी किया है। इवन मेरी बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं वो अब रिग्रेट करती हैं कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया आफ्टर माई सिलेक्शन, क्योंकि एक साथ वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्हें ये था कि लाइक हमें नहीं करना, हम कर नहीं सकते। तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो ईजनेस के आदी होते हैं कि उन्हें जो है वो पकी पकाई खीर मिल जाए या फिर स्पून फीडिंग। सो मुझे ये था कि लाइक मैंने करना है और मैंने खुद को प्रूव करना है और जितना जल्दी हो सके मैंने वो करना है। इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स ये भी कहती थी कि लाइक तुम सब्र नहीं करती या फिर शुक्र नहीं करती, तो आपको जो है ना डीमोटिवेटर्स हमेशा मिलेंगे आपकी लाइफ में, बट यू मस्ट नो दैट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल। सो बेसिकली मैंने जो है वो किसी की नहीं सुनी, नॉट इन सेंस के लाइक किसी को बहुत कुछ कहा मैं ओके ठीक है, और फ्रेंड्स से मैं इतना ज़्यादा फिर नहीं इंटरेक्ट किया, लेकिन ये था कि मैंने पढ़ने की तरफ, लेट नाइट मुझे पढ़ने की आदत थी तो मैंने रात के 1-2 बजे तक भी पढ़ा है। और इवन जो लास्ट नाइट होती है या जब डेट आपकी आ जाती है तब तो आपको मैक्सिमम पढ़ना होता है। मैक्सिमम इस सेंस में कि अगर आपके पहले से नोट्स बने हुए हैं तो आपने जस्ट उसको रिवाइज करना है, लेकिन आपने ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करना है, क्योंकि जो पीपीएससी है उसका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है जहाँ से आपने उसको जो है कंसीडर करना है। तो आपने जो है उसको ओवरऑल देखना है कि लाइक ये एक सब्जेक्ट है और इसका कुछ भी आ सकता है। तो मैंने उसको हमेशा इसी तरह टैकल किया। इवन जब टेस्ट आता था तो मेरे टेबल पे इतनी ज़्यादा बुक्स और नोट्स होते थे, और मतलब मेरे जो सिबलिंग्स हैं, लाइक मेरी सिस्टर वो हमेशा कहती थी जितना तुम पढ़ती हो ये आता भी है। तो ये चीज़ हमेशा होती है आपके साथ, इवन घर से भी आपको डिमोटिवेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने जो है वो अपने टाइम को मैनेज करना है। तो मैंने बेसिकली जो है वो अपनी कोशिश यही की थी कि मैं मैक्सिमम जो है वो स्टडी करूँ, लेकिन क्योंकि अब जॉब में भी नेक्स्ट ईयर आएंगी पीपीएससी की, तो अब तो स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब तो अगर डेली का वो 1 and 2 आवर भी देते हैं तो इट विल इनफ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर। अच्छा, मैंने एंड आपसे यही पूछना था कि आपने जी सर। 2020 में भी लेक्चरर में अप्लाई किया, 2022 में भी किया लेक्चरर में, तो यस सर। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? यानी स्टूडेंट को एडवर्टाइजमेंट आने पे तैयारी करनी चाहिए या उसे अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए? सर अब ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक जो मैंने 2020 की मेरी अटेम्प्ट थी उसमें मैंने ऑलमोस्ट एडवर्टाइजमेंट के आने पे ही टेस्ट दिया था। वो भी इस तरह था कि लाइक मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ अप्लाई किया था, लेकिन उसका कुछ सम प्रॉब्लम उसका अप्लाई नहीं हुआ था। तो मुझे ये था कि अच्छा बस अब मैंने ही देना है, तो वो मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन ये था कि लास्ट वीक में मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से बेस्ट वन जो है परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर की थी। लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया था कि ये चीज़ इनफ नहीं है, क्योंकि मैंने उस लाइक जो मिलन हाल है उसकी मैंने प्रॉपर इतनी रिवीजन नहीं की थी,
और जब मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट में मैं हमेशा 2 एमसीक्यूज में कंफ्यूज थी। और पेपर को अटेम्प्ट करने की भी ट्रिक्स होती हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत कम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए थे। लाइक मुझे था कि जो मुझे 100% आते हैं बस मैंने उन पे जो है वो टिक करना है, इसके अलावा तो मैंने सॉल्व ही नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और ये भी एक जो है वो मिसकंसेप्ट है कि लाइक आपको जो है वो पेपर करने की भी ट्रिक्स आनी चाहिए। आपने कितने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, और आपको लाइक अगर आप 2 पे जो है डाउट है लेकिन आपको लगता है कि लाइक आप ये पॉइंट ठीक हो सकता है, तो आपको उसको जब अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत होके एक आपका नंबर जाता है, तो अगर वैसे भी तो आप उसको छोड़ देते हैं तो भी तो एक नंबर चला ही जाता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी बहुत थोड़ा भी नहीं अच्छा, करना चाहिए। पेपर के ऊपर भी आते हैं। अब आपने तैयारी कर ली, अब मुझे पहले ये बताएं कि आपने जो नोट्स बनाए वो वन लाइनर बनाए या डिटेल में नोट्स बनाए। नोट्स मेकिंग के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अगर अभी भी पढ़ना है और एफएससी के नोट्स, एफएससी की एफएससी की बायो में से नोट्स बनाने हैं या उन्होंने दूसरी बुक्स में से नोट्स बनाने हैं, तो आपका क्या मेथड था नोट्स बनाने का? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एफएससी से कभी नोट्स नहीं बनाए। अगर मेरे पास स्टिल मेरी जो एफएससी की बुक्स है मैंने उससे हमेशा हाईलाइट किया है। और मेरी इस तरह की वो आदत हो गई थी कि लाइक मैं एक दिन में दोनों एफएससी की बुक्स रिवाइज कर सकती हूँ। तो वो इतना वो यूज टू हो गई थी। तो लेकिन ये था कि मैंने एफएससी के कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। लेकिन जो मैंने जिन नोट्स की बात की है वो मैंने बात की ये जो फॉरेन ऑथर की बुक्स लाइक कैम्बल के मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो ऑलमोस्ट वन लाइनर थे, जिसमें कुछ फिगर्स आ जाती हैं, कुछ डेट्स हैं, या जैसा कुछ क्लासिफिकेशन चार्ट्स थे। तो वो जो मैंने है वो उस बुक से लिया था। इसके अलावा जो मैंने कुछ साइट से डाटा लिया तो उसमें भी जो कोई पॉइंट मेरे लिए न्यू था या मुझे नहीं पता था तो मैं जस्ट वो राइट डाउन करती थी। कंप्लीट नोट्स बनाने का नहीं मैंने कभी सोचा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। जैसा मैंने बताया कि मेरी 2 डिग्रीज थी एक साथ, तो मुझे उसको भी देखना था। इसके अलावा रिसर्च वर्क वैसे ही बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो इस सब के साथ मैंने इतना नहीं किया कि लाइक एक टॉपिक लूँ और उसको मैं कंप्लीट नोट करूँ। तो मैंने ये कोशिश की थी कि जो बुक्स थी मेरे पास उस पे हाईलाइट किया, लेकिन इसके अलावा जो न्यू चीजें थी वो मैंने जरूर नोट डाउन की थी ताकि मैं लास्ट स्टेज पे उसको रिवाइज कर सकूं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी अपने 2020 की, तो उसके बाद जो है वो 2022 तक मैंने ये जो फॉरेन ऑथर की बुक्स बताई लाइक वर्मा हो गई, कैम्बल, और कुछ सम पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जो प्रिंसिपल जोलॉजी का पार्ट था, इसके मैंने जो है वो इसको रीड आउट किया था। मैंने इनको सॉफ्ट में पढ़ा था। एंड पे आके मैंने वर्मा की बुक जरूर परचेज की, लेकिन पहले मैंने इसको सॉफ्ट में पढ़ा था। और जब मैंने सॉफ्ट में पढ़ा था तो जाहिर सी बात है वो वहां पे उसको हाईलाइट करना और दोबारा से मेमोराइज करना मुश्किल था। तो उन बुक से जरूर मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन कभी भी डिटेल नोट्स नहीं बनाए थे। उसको हमेशा जी मैं ठीक शॉर्ट है। फॉर्म में पढ़ती थी। अच्छा, इसके अलावा अपना एक्सपीरियंस बताएं इंटरव्यू का, आप के सेंटर में जाने से लेके इंटरव्यू देने तक क्या हुआ था, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, और क्या उन्होंने डेमो लेक्चर लिया था आपसे, वो सारा जरा डिटेल से बता दें। सर सबसे पहले तो ड्रेसिंग ड्रेसिंग का भी बताइएगा। ओके, जो ड्रेसिंग है, अगर ड्रेसिंग से रिलेटेड मैंने जरूर वीडियोस देखी थी पहले, ताकि जो है उससे रिलेटेड एक प्रॉपर आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। और जो इंटरव्यू है वो हमेशा आपका जो 53% जो है वो नॉन वर्बल होता है, जिसमें जो 7% आपका जो है वो कम्युनिकेशन, जो आपकी वर्बल आपने जो बोलना है वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओवरऑल किस तरह की आपकी लुक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, वो सब चीजें जो है वो ओवरऑल जो है वो मैटर करती हैं। तो इस सेंस में जो है वो मैंने सबसे पहले जो ड्रेस की, अगर मैं अपनी ड्रेसिंग बताऊं तो मैंने जो वीडियो से भी देखा था और टीचर्स ने भी गाइड किया था कि लाइट कलर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के पास बहुत वैरायटी होती है ड्रेसेस की, दे हैव अ लॉट ऑफ कलर ज्वेलरी एंड हमें सर ने सीधा कहा था कि गर्ल्स के पास शादी का लहंगा अलग है, और इसके अलावा जो है पार्टी ड्रेस अलग है, और इसके अलावा उसके पास डेली रूटीन का अलग है। तो आपने जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना है वो आपने बहुत सिंपल ड्रेस और लाइट कलर जिसके साथ एटलीस्ट आपका बैग जो है वो मैचिंग हो, और नो डाउट अगर कुछ जो है वो वेयर करना चाहती हैं, या फिर हिजाब के कुछ लोग जो यूज होते हैं वो भी कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने हिजाब नहीं करना तो ओवर आपका आपका सिंपल सा वो हेयर स्टाइल हो, ताकि आपकी जो लुक है वो यू शुड लुक लाइक अ लेक्चरर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपकी एक पर्सनैलिटी ओवरऑल जो है वो जो प्रॉपर एक लेक्चरर की फॉर्म में हो।
और अगर मेल्स के केस में बात करूँ तो मेल्स क्योंकि मोस्टली उनको गाइड किया जाता है कि उनके लिए जो है वो 3 पीस या फिर ड्रेस विद बास्केट, और वो भी कलर जो है वो देख के कि लाइक जो प्रॉपर जो है वो कंट्रास्ट में जा रहा है। और मोस्टली हमें सर ने कहा था कि जो बॉयज हैं वो अपनी टाई जो है उसकी वो सेटिंग देख लें अकॉर्डिंग टू वीडियो के, लाइक वो ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे ना हो, तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं। इसी तरह गर्ल्स का जो है वो बहुत हैवी ज्वेलरी ना हो और सिंपल हो, सिंपल से इयरिंग्स आपकी वॉच हो तो वो ठीक है। अगर कोई लाइट ब्रेसलेट है तो इट इज आल्सो फाइन। सो बेसिकली मैंने इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। सिंपल और लाइट कलर का ड्रेस था मेरा, और जोलॉजी के केस में लाइट टी पिंक था, और इन केस ऑफ बायोलॉजी लाइट स्किन कलर। सो मतलब लाइट कलर्स को प्रेफर किया था जिसमें कोई ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, मतलब सिंपल था, और सिंपल सा हेयर स्टाइल जैसे आप मतलब नॉर्मली कंफर्टेबल हैं वैसी लुक। उसके अलावा इंटरव्यू का जो वहाँ पे पैनल था वो मोस्टली तो वो लेट आते हैं, तो ये है कि आपको सुबह जाने के लिए वहाँ पे आपके पास स्टेमिना होना चाहिए, लाइक आप एटलीस्ट कोई बिस्किट या चॉकलेट या वाटर बॉटल, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ये फैसिलिटीज नहीं होती। तो वो आपका ओवरऑल वैसे ही आप टेंशन में पजल होते हो, तो अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो वो आप और ज्यादा आपका जो है वो डिग्रेड हो सकते हो। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद वहां पे जाके जब हम सेंटर में जाते हैं तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, जिसमें वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ये जो रूम में जाने से पहले होता है, आपको नंबर अलॉट हो जाते हैं कि लाइक आपकी कितने नंबर पे टर्न थी। तो मेरा जो जोलॉजी का था उसमें मेरी 5 नंबर पे थी, और जो मेरा बायोलॉजी का इंटरव्यू था उसमें मेरी 4 नंबर पे थी, मतलब ऑलमोस्ट 8-1। तो इस वजह से ये भी एक मेरी लक कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं कि जिनका लास्ट पे नेम आता है वो उनका ये होता है कि पीपीएससी के जो चेयरमैन और कमेटी होती है वो थक जाते हैं और थोड़ा नॉन सीरियस हो जाते हैं, तो वो इतना कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये भी है कि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी थी जिसमें लेक्चर जो है वो इवन लास्ट वन भी सिलेक्ट हुआ था। तो ओवरऑल बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, और स्पेशली जब आप रूम में इंटर करते हैं तो आपके जो फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स दे आर मच मोर इंटरेक्टिव सेशन, बिकॉज इन दैट टाइम वो जो पैनल है उससे आइडिया हो जाता है कि आप किस कैटेगरी से हो, तो वो आपको उस तरीके से डील करता है। तो जब मैंने रूम में इंटर किया था तो सबसे पहले तो परमिशन लेके अंदर गए, तो वो मेरा जो पैनल था वो 3 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरमैन था और एक फीमेल एक्सटर्नल मेंबर थी और एक सर थे। और उन्होंने सबसे पहले जो चेयरमैन ने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ज़ूलॉजी में तो मेरा इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिया गया था, तो वो मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस का ये मेथड होता है नेम विद सिटी, देन आपने 1 to 2 मिनट्स का अपना शॉर्ट सा जो है वो इंट्रो एटलीस्ट आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं कि आप उनको जब सुनाओ तो वो रट्टा रटाया ना लगे। यू शुड प्रेजेंट सम इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस, ताकि वो लगे कि आप एट अ टाइम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन नो डाउट वो पहले से प्री प्लान होता है, जिसमें आप अपनी करंट जो डिग्री है उससे बैकवर्ड जो अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है। लेकिन ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इंट्रोड्यूस में वो अपनी फैमिली बताने लग जाते हैं या फिर अपना जो बैकग्राउंड सिटी के बारे में। तो बेसिकली ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज अ क्वेश्चन। आपने खुद को प्रेजेंट करना है, तो इसमें आपने सिर्फ अपनी जो शॉर्ट लिटिल बिट अपनी जो है क्वालिफिकेशन बतानी है। अब उसमें भी आप जस्ट जो अपना इंस्टीट्यूट बता सकते हो, आप अपने मार्क्स या हर एक परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो इंट्रोड्यूस कहते हैं तो वो जो चेयरमैन है उसके हाथ में आपकी डिग्रीज ही होती हैं, तो वो इस चीज को वो कंसिडर नहीं करते। तो मैंने भी सबसे पहले अपना इसी से स्टार्ट किया था। फिर इसके अलावा साथ इंट्रोडक्शन में ये भी है कि आप अपनी एक दो स्किल्स बता सकते हैं कि लाइक अगर आप हमेशा से लीडर रहे हैं या अपनी जो कुछ इस तरह की आपकी स्किल्स हैं जो कि मतलब आपकी जॉब से रेलिवेंट है वो बताएं। और एट द एंड आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बताएं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, मतलब आप क्यों यहाँ पे इंटरव्यू देने आए, लाइक क्या आई एम इंटरेस्टेड टू गेट दिस जॉब। तो इस तरह करके एक प्रॉपर सा लाइन्स थी। लेकिन जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने जब ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन बीएस ज़ूलॉजी फ्रॉम जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी बाय एक्वायरिंग फर्स्ट पोजीशन, तो उन्होंने मेरा सुन तो लिया। लेकिन उसके बाद मुझे चेयरमैन ने फौरन कहा कि अच्छा व्हाट्स योर सीजीपीए, तो मैंने कहा 4/4। तो वहाँ पे जो है मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि जब ये क्वेश्चन होने हैं, मुझे हमेशा से टीचर्स ने कहा था कि लाइक अगर इतनी सीजीपीए है तो आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा। तो मुझे चेयरमैन ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने कहा कि हाउ कुड इट इज पॉसिबल टू गेट 4/4। उन्होंने इतनी मतलब गरजदार आवाज में कहा कि लाइक उस वक्त किसी के भी होश उड़ जाए। तो मैंने कहा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में 2 लोगों की है। तो उन्होंने फिर एक्सटर्नल को भी कहा कि अच्छा ऐसा हो सकता है।
मतलब उन्होंने बिल्कुल वो डीमोटिवेशन में ले लिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मुझे ये पहले ही पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो फिर मैंने ये कहा कि ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू परफॉर्म वेल। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया बेसिकली। तो इसका ये नुकसान था कि सर ने मेरे से जो है ना, इंटरव्यू वैसे ही इंग्लिश में होता है, एटलीस्ट जोलॉजी का तो इंग्लिश में ही था, लेकिन फिर मुझसे जो है वो सर ने बहुत इडियोमेटिक इंग्लिश में बात की, जिसे कहते हैं अच्छे वाली इंग्लिश। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी एट अ टाइम लग भी रहा था। लाइक सर ने मुझे कहा लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, और तब मुझे भी यही लगा था कि लाइक मे भी कुछ बिजनेस को एक्सप्लेन करना है। बट सर ने कहा कि अब एट अ टाइम जब हम जाते हैं, जाके चेयर पे बैठते हैं, तो वो मेरे पीछे बोर्ड था, वो अब मुझे नजर नहीं आ रहा था कि लाइक मेरे पीछे बोर्ड है। और ना वो उनका ये भी होता है स्केड्यूल कि जो इंटरव्यू दे के आता है उस कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से मिलने भी नहीं देते, इवन देखने भी नहीं देते। उसके पास सीधा रास्ता होता है कि सीधा उसने बाहर जाना है। तो वो अंदर जिसके साथ जो हो रहा होता है ना, वो बाकी कैंडिडेट्स को नहीं पता चलता। तो हमें नहीं पता था कि हमारा डेमो लिया जा रहा है। तो फिर सर ने कहा कि अब आपको डेमो देना है। मैंने कहा ओके सर। तो फिर मैंने कहा, मैं स्टार्ट करने लगी, लेकिन सर ने कहा कि आपको टॉपिक हम देते हैं। मैंने कहा ओके सर। फिर सर ने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो है वो एक्सटर्नल ने दिया था टॉपिक, तो मैंने उसको जो है स्टार्ट किया। अब तो यहाँ पे ये बेसिक ट्रिक्स होती हैं कि आपने बोर्ड को सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर आपने टॉपिक का नेम लिखना है, और आप स्टार्ट करने के लिए डेमो आप ये कह सकते हो कि लाइक स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज ग्रेट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। मतलब लाइक दैट एक प्रॉपर जो है वो आपका थीम होना चाहिए। फिर लेकिन ये कि वो इतना टाइम नहीं देते, बहुत फास्ट और सडन होता है। तो मेरा भी इंटरव्यू, उन्होंने जो डेमो लिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मुझे बहुत पजल किया था, इस सेंस में कि मैम ने कहा, जब मैंने हार्ट से स्टार्ट किया, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक आपको पता है ऑर्गन जो है वो हार्ट होता है। तो हार्ट का भी जस्ट मेरा फर्स्ट वी ही ड्रा होता था, तो सर कहते थे ये वो शेप ही नहीं है। तो मैंने कहा ओके सर। फिर मैंने उसको रिमूव किया, उन्होंने मुझसे 3 बार शेप रिमूव करवाई, और चेयरमैन ने मुझे ये कह दिया था कि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, ये हार्ट की शेप ही नहीं है। मैंने कहा ओके सर। अब यहाँ पे जो है ना, वो आपको बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि लाइक अगर आपकी इतनी सीजीपीए है तो आप किस तरीके से लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये करते हैं कि अपोज चले जाते हैं, मतलब चेयरमैन को कह देते हैं कि लाइक मैं ठीक हूँ, वो भी बिहेवियर गलत हो जाता है। तो मैंने उनकी बात सुनी, और मैंने तकरीबन 3 बार वो डायग्राम रिमूव की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलें आप कंप्लीट करें। फिर मैंने वो डायग्राम कंप्लीट की, उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस हुए लाइक मिट्रल वाल, और उसके अलावा ब्लड की वेन से रिलेटेड, कुछ सर्कुलेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैम ने कहा अच्छा आप आके बैठ जाए। फिर वापस चेयर पे उन्होंने फिर वहां से क्वेश्चंस का प्रॉपर सेशन स्टार्ट किया। मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा गया था, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक। जो है मुझे ये लग रहा था कि कब मुझे कहेंगे कि जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे। और ये मुझे फिर बाद में मुझे कुछ टीचर्स ने पहले ही कह दिया था, जिन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुना था, वो कहते थे कि जिनका इंटरव्यू बहुत लंबा जाता है ना, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन मुझे ये था कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था। मुझे ये था कि शायद अब मुझे कहेंगे कि तुम जाओ बस। लेकिन ये था कि जो मेरे से क्वेश्चंस किए गए, फिर एक्सटर्नल ने किए, तो उन्होंने भी बहुत डीप डाइवर्सिटी से मेरे से क्वेश्चन हुए, लाइक प्रोटिफर्ड, उनके फाइलम, उनके एग्स, इवन उनकी क्लासिफिकेशन, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस। और वो सडन रैपिड फायर करते हैं, एक क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट इकोलॉजी से, फिर इकोलॉजी के बाद डायरेक्ट जेनेटिक्स से, तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो वहाँ पे फिर मुझसे डायरेक्ट मैम ने कह दिया बोटलनेक इफेक्ट। और एट अ टाइम मेरे, क्योंकि मेरे साथ डाइवर्सिटी से हो रहा था, तो मुझे था अच्छा बोटलनेक इफेक्ट में भी कोई डाइवर्सिटी का ही। अब मुझे पता था ये जेनेटिक्स का, लेकिन एट अ टाइम मैंने उसको जो है वो डाइवर्सिटी से रिलेट कर दिया। बाद में मैम कहती है सीरियसली यही होता है। मतलब उन सब का वे जो है बहुत ज़्यादा टीजिंग था, तब मुझे तो यही लग रहा था वो। लेकिन शायद ये टफ टाइम था उनकी तरफ से। लेकिन बाद में मुझे जो दूसरे एक्सटर्नल था, उन्होंने कहा ये इट इज रिलेटेड टू जीन। तो फिर मुझे माइंड में तो था कंसेप्ट, फिर मैंने उसको ठीक किया। फिर जो दूसरे एक्सटर्नल थे, उन्होंने मुझसे जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन किए, लाइक जीन फ्लो हो गया, इसके अलावा पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अलावा उन्होंने किए थे कि ओवरऑल जो है हमारा जीन फ्लो क्या होता है, जीन माइग्रेशन क्या है, मतलब डिफरेंट जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है माइक्रो सैटेलाइट, इस तरह की चीजें थी मेरी जोलॉजी के इंटरव्यू में। फिर उसके बाद चेयरमैन की तरफ वो रेफर कर देते हैं। फिर चेयरमैन जो है वो ओवरऑल आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस किए, जो मेरे बाकी फ्रेंड्स से हुए उनसे हुए थे, लाइक सीजीपीए की फुल फॉर्म, जीडीपी रेशियो क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है पाकिस्तान का, पोवर्टी रेट क्या है, करंट इश्यूज क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है। और मुझसे भी ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट मुझसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था चेयरमैन ने, ओके
मैंने उसको एक्सप्लेन किया। अब मेरा इंटरव्यू जो था वो टोटली इंग्लिश में था, तो उन्होंने इंग्लिश में ही मेरे से क्वेश्चन किया था। अब मैंने जब उसका आंसर दिया ना, तो मेरी ये आदत थी कि कुछ लोगों का ये होता है कि वो ना नर्वस होकर चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये वीकनेस है, शायद मेरी स्ट्रेंथ थी कि लाइक मेरी स्पीड तेज होती है, लेकिन कभी भी जो है मैं खामोश नहीं होती। तो मैंने वो नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट उसका आंसर दिया। तो इवन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि वो जो चेयरमैन था वो कहता था कि अच्छा अब मेरी सुनो। मैंने कहा ओके सर बताएं। तो मतलब ये वाला सीन था हमारा इंटरव्यू में रहा। तो सर ने मेरे से भी ये क्वेश्चन किया आपका टीएफ क्या है, उसकी ग्रे लिस्ट क्या है, वुमन एम्पावरमेंट क्या है। एट द एंड उन्होंने ये भी कहा कि आपकी वीकनेसेस क्या है। अब यहाँ पे जो है वो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वो जो कहते हैं, सुना होता है इंटरव्यूज में कि लाइक आई एम वर्कहॉलिक और आई पे फुल अटेंशन, मतलब इस तरह की स्किल्स बताते हैं। मुझे भी था, मैंने भी ये सुना था वीडियोस में कि आपने वो स्किल्स बतानी होती है जो आपकी जो है वो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है इंडायरेक्टली। नो डाउट ये काफी हद तक सही बात भी है, लेकिन मैंने जो है वो एट अ टाइम सच बोला। और मैंने वो वीकनेसेस बताई जो शायद मैंने बाद में जिस जिसको बताया उन्होंने ये कहा कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने कहा ओके। इवन घर से भी मुझे भाई ने भी ये कहा कि लाइक ऐसे कौन बताता है। तो मैंने बेसिकली उधर उन्होंने कहा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो मैंने सीधा सच के सर लाइक आई हैव ट्रस्ट इशू, और मैं किसी को जो है वो प्रॉपर जो है वो माफ नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ हद तक पेन रह जाता है बट टोटली। तो वो ये भी बाद में सुनने में आया कि कुछ इमोशनल आंसर्स थे, लेकिन ये था कि इवन मुझे वहां पे मैम ने कहा भी कि आपको लगता है ये आपकी जो वीकनेसेस हैं ये एज अ लेक्चर चल सकती हैं। तो मैंने फिर कहा कि सर मतलब दिस इज माय पर्सनालिटी, तो मतलब मैं इसका तो नहीं चेंज कर सकती ना। मतलब अब ये पॉइंट ये था। मुझे एक सर ने ये भी कहा कि बात बात ये होता है कि आपका सच बोलना जो है ना काम आ जाता है, और वो आपको यही देख रहे होते हैं कि लाइक वर्क होलिक और इस तरह की जो है वीकनेसेस ये सब बता देते हैं, तो ये इतनी इंटरेक्टिव नहीं रहती। तो आई थिंक दिस इज माय बेस्ट पॉइंट, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद मुझे चेयरमैन ने बहुत अच्छे से गाइड भी किया। उन्होंने कहा कि आप डू गुड हैव गुड, कि आप सबके साथ अच्छे नहीं। इवन उन्होंने मुझे एंड पे ये भी कहा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो ये जो लास्ट कमेंट था ना, इससे मुझे बाद में काफी लोगों ने कहा कि आप तो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक तो चेयरमैन किसी को कहते नहीं है। लेकिन मैं काफी हद तक इन्होंने रिजल्ट आने तक मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मैंने शायद खुद पे ट्रस्ट नहीं किया था, या मुझे ये था कि लाइक मेरा कौन सा इतना अच्छा हुआ है। मुझे तो उन्होंने हर एक पॉइंट पे जो है वो बहुत ज्यादा टॉर्चर टाइप किया है। हर एक क्वेश्चन को उन्होंने जब बार बार रिपीट किया है और बहुत पजल किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन एट अ टाइम मुझे लगा था अच्छा नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, बुक्स के जो नेम्स है ना, जब मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बुक्स के नेम्स लिख दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख दूंगा बुक्स का। तो काइंडली जरा जल्दी सवाल पूछेगा, क्योंकि मेरी 9 बजे क्लास भी मैंने पढ़ानी है। रीच काशिफ, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम किसी से आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही रीच काशिफ। काइंडली आप चैट में हेलो क्वेश्चन जो है वो। जी, अब आपकी आवाज ठीक आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्वेश्चन पूछें। मैम मैंने पूछना था कि हम जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का पोर्शन है वो कहाँ से प्रिपेयर करें। जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जनरल नॉलेज और करंट का पोर्शन कहाँ से प्रिपेयर करें। वो आप मेरे बैच से प्रिपेयर कर सकती हैं। इसके अलावा हेलो, कोई और मेरी क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज आई है, मैंने आपको बता दिया। वो आप मेरे बैच से प्रिपेयर कर सकती हैं। ठीक है। ये कि मेरा
इसके अलावा जो है ना सडनली मेरा हमें मेजर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी अप्लाई करूंगी फिर। जी आप माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करेंगी, सॉरी आप बायोलॉजी में बायोलॉजी में। अप्लाई करेंगी। मैम जी तो जी बोले उसके नहीं। लिए फिर मैं मेजर बुक्स कौन सी प्रेफर करूं? अच्छा, बेशक आपका सब्जेक्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन आपने क्योंकि बायो की प्रिपरेशन करनी है, तो बायो के लिए मैं सबसे पहले बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करूं एफएससी के अलावा? ओके आपको एफएससी और आवाज नहीं फेडरल आ की। रही? आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? रीच, कैन यू हेयर मी? जी आ रही है। ओके, तो सबसे पहले तो हेलो। आप जो, ओके मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आप जो है वो अपनी जी जी एफएससी बिल्कुल। देखें। फिर एफएससी के बाद जो है वो आपने जो नेक्स्ट बुक हेलो। कंसीडर करनी है। अच्छा, बुक्स के नेम्स जो हैं वो आपको सर बता देंगे। आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा जी, बुक्स के जो नेम्स हैं वो मैं बता दूंगा। और ये गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और बुक्स के नेम्स वगैरह भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिख दूंगा। और जो वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप उन सोर्सेज से अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगले साल जॉब आए या उससे अगले साल आए, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं ताकि बाद में आपकी तैयारी जो है वो हो सके। ठीक है, तो गूगल लाइसेम का ये यूट्यूब चैनल है, तो इसको जो है आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच नूरीन। अब मेरी अगली क्लास का टाइम है, तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हुए मजीद तो इस वीडियो के नीचे, यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। फिर मैं नूरीन से बात करके आपको आंसर्स बता दूंगा। थैंक यू सो मच नूरीन, आपने टाइम निकाला। वेलकम सर। ओके जी, मेरी अब 9 बजे क्लास है, मैंने क्लास पढ़ानी है बैच 15 और 16 को। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया। ओके, अल्लाह हाफिज।